नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 2 ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट 7 देख रहे हैं। आज हमें आपको इसके अंदर प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में बताएंगे कि प्रोपेलर शाफ्ट का क्या इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल के अंदर। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में हम देखते हैं कि जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो अपना संचारक यानी कि गियर बॉक्स से पावर को ले करके आगे रियर एक्सल के द्वारा पहियों तक भेजती है और पहिए घूमते हैं, जिससे हमारा जो पावर है वो रोड के ऊपर ट्रांसफ़र होकर व्हीकल को चलाया जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में। संचार की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति को प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से डिफरेंशियल आवरण में वहन होती है। तो यहाँ पे संचारक का मतलब है जो आपका गियर बॉक्स है कि मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति, जो उसकी एक मेन शाफ्ट होती है, उसकी जो घूमने वाली गति है, जो घूमने वाली गति यानी कि जो उसके अंदर मूव करती है शाफ्ट, वो प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से विभेदक यानी कि जो घूमने वाली चाल है वो प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा अपना जो डिफरेंशियल है वहाँ तक भेजी जाती है, जिससे वाहन के पिछले पहिए घूमते हैं और फिर क्या होता है, पहिए टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट को संचारित आघूर्णन, ऐंठन, प्रतिबल, टॉर्जन, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है कि भाई जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है उसको मोड़ देने वाले बल को सहन करना पड़ता है। अतः प्रोपेलर शाफ्ट हल्की और अच्छी तरह से संतुलित होनी चाहिए। तो भाई जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है उसके अंदर यह गुण होना ही होना चाहिए, वह हल्की होनी चाहिए और अच्छी तरह से बैलेंस होनी चाहिए। संतुलित का मतलब है बैलेंस होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई भी गति के टाइम पर कंपन और लपक ना हो कि भाई कंपन के उसके अंदर वाइब्रेशन ना हो कि भाई वह हल्ला नहीं, बिल्कुल सीधी घूमती रहे। लपक ना हो, लपक का मतलब जैसे साइकिल के पहिए के अंदर बड़ आ जाता है ना, वो ऐसे बबलिंग करता है, उस प्रकार से इसके अंदर कोई लपक नहीं होनी चाहिए। इन कारणों से इसे एक मजबूत स्टील से बनाया जाता है। तो भाई सबसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोपेलर शाफ्ट को किससे बनाया जाता है, तो आपको बता देना है स्टील से बनाया जाता है। ठोस प्रोपेलर शाफ्ट भी उपयोग में लाई जाती है। तो भाई जो ये खोखली शाफ्ट की जगह पे बिल्कुल ठोस भरी हुई शाफ्ट भी जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। कुछ अनुप्रयोगों में शाफ्ट को सहारा देने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट के केंद्र पर या निकट में बेरिंग लगाए जाते हैं। कुछ अनुप्रयोगों में प्रोपेलर शाफ्ट को दो भागों में बनाया जाता है। तो भाई कई प्रोपेलर शाफ्ट जो जब लंबा हो जाता है प्रोसेस के भाई जो अपना गियर बॉक्स है यानी कि संचारक से लेकर और डिफरेंशियल तक की जो दूरी है वो अगर लंबी हो जाती है तो इसके बीच में एक बेरिंग लगाया जाता है सपोर्ट देने के लिए, या फिर उसको दो पार्टों में ज्वाइंट कर दिया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं तो ये बीच में क्या है, इसको सपोर्ट दिया गया है बेरिंग की सहायता से उसके केंद्र पर, केंद्र मतलब उसके सेंटर में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो केंद्र बेरिंग द्वारा सहारा दिया जाता है और सर्व प्रयोजन जोड़ द्वारा युग्मित किया जाता है। सर्व प्रयोजन जोड़, सर्व प्रयोजन जोड़ का मतलब है यूनिवर्सल ज्वाइंट के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई यूनिवर्सल ज्वाइंट के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। इसे ध्यान में रखें कि संचार की मुख्य शाफ्ट और डिफरेंशियल पिनियन एक क्षैतिज तल पर नहीं होते कि भाई जो हमारा डिफरेंशियल है और जो हमारा गियर बॉक्स है उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। गियर बॉक्स थोड़ा ऊंचाई पर होता है और जो अपना डिफरेंशियल होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसीलिए प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाया जाता है ताकि जो है वह डिफरेंट एंगल पे उसको पावर ट्रांसमिट कर सके। पश्च धुरे के ढांचे और विभेदक के को स्प्रिंग द्वारा फ्रेम से जोड़ा जाता है। तो भाई जो अपना डिफरेंशियल है, जो पिछला जो सिरा है जिसको हम रियर एक्सल बोलते हैं, उसको हम किसके द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा फ्रेम के साथ, फ्रेम यानी कि जिसे हम बॉडी बोलते हैं, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए गियर बॉक्स और विभेदक के बीच की दूरी सड़क अनियमितताओं के कारण परिवर्तित होती रहती है। तो भाई जो हमारा रोड है, रोड के अकॉर्डिंग जो है ना हमारा प्रोपेलर शाफ्ट और जो है डिफरेंशियल की और आगे गियर बॉक्स की जो है उनमें थोड़ा सा अंतर आता रहता है, क्योंकि जब सस्पेंशन सिस्टम से जब वह ऊपर की तरफ उठता है तो जो अपना डिफरेंशियल है वह भी ऊपर उठ जाता है, और जब वह हटता है, उसका प्रेशर हटता है तो डिफरेंशियल भी नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे हमारी जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो एक एक्चुअल डायरेक्शन में नहीं रहती, तो उसकी जो दिशा और डायरेक्शन है वो बदलती रहती है। इसीलिए हमारे को यूनिवर्सल ज्वाइंट उसके बीच में लगाना पड़ता है, और जो है उसकी जो परिवर्तन होता है उसको कम करने के लिए ही इसके अंदर
यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। इसे ड्राइव चालक गियर के कोण में बदलाव आ जाता है। तो भाई ड्राइव मतलब कि जो हमने पावर भेजी उसके अंदर जो है ना कि चेंजिंग आ जाएंगे, कि भाई उतार चढ़ाव हो जाएंगे। उपरोक्त बदलावों के कारण प्रोपेलर शाफ्ट भी वक्र होती हैं, इसलिए इसमें से अधिक सर्व प्रयोजन जोड़ लगाए जाते हैं। कि भाई इसके अंदर जो है ना यूनिवर्सल जॉइंट इसीलिए लगाए जाते हैं, या एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ताकि ड्राइव के कोण में परिवर्तन संभव हो सके। कि भाई जो हमने पावर भेजी है, जो हमें उसको मूवमेंट भेज रहे हैं, तो उसका जो कोण है हम बदल कर उसको आगे पावर दे सकें। इसके अतिरिक्त प्रोपेलर शाफ्ट में सर्व प्रयोजन जोड़ होना चाहिए, जिससे प्रोपेलर शाफ्ट के प्रभावी लंबाई में परिवर्तन संभव हो सके। तो भाई इसके अंदर सर्पित जोड़, सर्पित का मतलब होता है स्लिप जॉइंट। स्लिप जॉइंट जो हम आपको एक वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि स्लिप जॉइंट किस प्रकार से काम करता है और यूनिवर्सल जॉइंट किस एंगल पर परिवर्तित होता है, तो हम एक वीडियो के जरिए समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम वीडियो के जरिए समझते हैं और फिर इसकी जो प्रोपेलर की शाफ्ट की आवश्यकताएं समझेंगे। यूनिवर्सल जॉइंट, ये आप देख रहे हैं प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल जॉइंट के जो दो जोड़ दिए गए हैं, और पीछे जो है ये आपका यूनिवर्सल जॉइंट दिखाया गया है जैसे मूवमेंट कर रहा है, और ये पीछे पिनियन है जो आपके सामने घूमते हुए नजर आ रही है। तो ये डिफरेंट एंगल पर पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, जो मोड़ देने वाला बल है रोटेशनल पावर को आगे भेज रहा है। और इसके अंदर यह क्रॉस जॉइंट है, ये इसको हम स्पाइडर जॉइंट भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो बेरिंग भी होते हैं ये इसकी मूवमेंट दिखा रहा है। और ये आप देख रहे हैं इसके अगली साइड में जो खांचे कटे हुए हैं, ये स्लिप जॉइंट है, ऊपर नीचे जो हो रहा है ये देखिए। इसकी जो है लेंथ कम और ज़्यादा करने के लिए स्लिप जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। स्पाइडर क्रॉस, ये अपना स्पाइडर क्रॉस है, इसके ऊपर बेरिंग केस लगाए होते हैं और ये नीडल बेरिंग लगा हुआ है इसके ऊपर। नीडल बेरिंग और ये इसके ऊपर फिर से इसको कवर कर दिया गया है। इस प्रकार से हमारा जो है यूनिवर्सल जॉइंट होता है और इसी डिफरेंट एंगल पे यह काम करता है। तो इस प्रकार से हमारा यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट काम करते हैं। अब देखते हैं प्रोपेलर शाफ्ट की आवश्यकताएं, कि भाई हमारी जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो किस प्रकार की होनी चाहिए कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए। कि भाई जो हम जिस काम के लिए यूज करें कि भाई वह बड़ी अच्छा तरीके से काम हो जाए, प्रोपेलर शाफ्ट निम्न आवश्यकताएं होनी चाहिए। कि भाई एक प्रोपेलर शाफ्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 है उच्च ऐंठन सामर्थ्य है, इसीलिए इसे वृत्ताकार अनुप्रस्थ कास्ट से निर्मित किया जाता है, विशेष खोखले सेक्शन से। तो भाई उच्च ऐंठन सामर्थ्य, कि भाई मोड़ देने वाला जो बल है वो सहन करने वाली होनी चाहिए। और यह क्या होती है गोलाकार, वृत्ताकार का मतलब है गोल। अनुप्रस्थ कास्ट यानी कि इसको कास्ट करके बनाया जाता है विशेष खोखले सेक्शन से, कि भाई ये जो है ना खोखले टाइप में बनी रहती है। नंबर 2 टफ, कठोरीकृत, आमतौर पर कठोरीकृत, कि भैया सही प्रकार से मजबूत होनी चाहिए। नंबर 2 में लिखेंगे यह अच्छी प्रकार से मजबूत होनी चाहिए। नंबर 3 में देखेंगे आमतौर पर जलमग्न आर्क कार्बन ऑक्साइड प्रक्रियाओं द्वारा वेल्डन। तो भाई इसके ऊपर जो है ना वेल्डन कि इसको जो है ना हम थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि प्रोपेलर शाफ्ट को आर्क वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है बड़ी मजबूती से। फिर नंबर 4 पर देखेंगे इसका परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक संतुलित मशीन पर किया जाता है। तो भाई इसको जो है ना हम इलेक्ट्रिक बैलेंसिंग मशीन पर इसको चेक करेंगे कि भैया एक संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। नंबर 4 पर क्या लिखेंगे कि अच्छी प्रकार से बैलेंस होनी चाहिए। नंबर 5 पर देखेंगे निम्न प्रतिबल संकेंद्रण त्रिज्यों का घर्षण केंद्र रहित संघर्षण मशीन पर किया जाता है। तो भाई जो इसका जो है यह वही बात फिर से आ जाती है, अच्छी प्रकार से बैलेंस होनी चाहिए, इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, उच्च आघूर्णन के तहत कंपन थ्रस्ट भार, कि भाई इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, कंपन नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे उच्च फटीग सेवा काल, इसे प्राप्त करने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले स्टील से बनाया जाता है। तो भाई यह लंबे समय तक चलने वाली होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि भाई नोट प्रोपेलर शाफ्ट के आकार के चयन निम्नलिखित मूल मानकों पर निर्भर करता है,
कि भाई जो प्रोपेलर शाफ्ट चुनेंगे तो वो किस किस चीज़ के हिसाब से देख कर उसको हम जो है सिलेक्ट करेंगे। नंबर 1 है सतत संचालना गुण, कि भाई वह बिल्कुल सही प्रकार से बैलेंस होनी चाहिए, सतत सही चाल कोण और सही कोण पर वह काम करने वाली होनी चाहिए, वांछित सेवा काल और जो लंबे समय तक चल सके, पावर स्रोत के भाई हमें देखना है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है, कौन कितनी पावर हमें उसके साथ आगे जनरेट करनी है या भेजनी है आगे। तो इस प्रकार से हमें उसके जो मानक हैं, जो हमें ज़रूरतें हैं, उनको देखते हुए उसको हिसाब से हमें उसका प्रोपेलर शाफ्ट का चुनाव करना चाहिए। तो ये था हमारा प्रोपेलर शाफ्ट। आपको इसको याद करना और लिखना है कि किस प्रकार से प्रोपेलर शाफ्ट काम करती है, यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है, और यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे और उसके बारे में अच्छी प्रकार से समझाएंगे कि कितने प्रकार के यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोपेलर शाफ्ट की, तो आपको प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में बता देना। फाइनल एग्जाम में इसकी आवश्यकताएं पूछी जाती हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट को किस प्रकार की वेल्डिंग से बनाया जाता है, और या प्रोपेलर शाफ्ट किस धातु की बनी होती है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे बता देने हैं, आपको याद कर लेने हैं।